करेंगे, लिखो फिर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। Electromagnetic force is attractive as well as repulsive। अट्रैक्टिव भी रहता, रिपल्सिव भी रहता। और ये ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता, क्योंकि ग्रेविटेशन कैसा है, वीकेस्ट, ये इससे बहुत ज्यादा रहता। क्योंकि देखो ना, नॉर्मल सा बलून दीवार पे चिपक जा रहा मतलब फोर्स है। अगर मैं ये बॉटल उठा के ऐसे दीवार पे रखूं, चिपक रही क्या? नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है। लिखो फिर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब ये दूर तक लगेगा, अच्छे खासे रेंज तक लगेगा। लॉन्ग रेंज फोर्स, ढंग से सुनना, लॉन्ग रेंज फोर्स। डन। पहला पॉइंट बताओ क्या था? टू चार्ज के बीच के फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। दूसरा, कूलम्ब्स लॉ, और क्या रहता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तीसरा, अट्रैक्टिव भी रहता और रिपल्सिव भी रहता। चौथा, ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता। नेक्स्ट, ये कैसा है? लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा। ध्यान से सुनना। मान लो कि ये एक मैटर है, ठीक है, मैटर को मैंने तोड़ा, सबसे छोटा पार्टिकल मिला, ये मैटर था, ठीक है, और मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल मिला, उसको बोलेंगे एटम। ठीक है, अब एटम को क्या करेंगे हम? माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये जूम हो गया ऐसे, ठीक है, ये एटम का जूम वर्जन है, इसको बड़ा करके देख रहे हैं हम। तो बेटा एटम के अंदर क्या रहता? इसके सेंटर में एक छोटी सी जगह रहती जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन यहां घूमते रहते, इतना सबको पता है, ये ऐसे घूमते रहते इलेक्ट्रॉन। 8, 9, 10 में बहुत से सोडियम का मॉडल बनाया होगा, मैग्नीशियम का, सेंटर में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ठीक है, तो अब हम कहां पहुंच गए? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ करता हूं, सिर्फ न्यूक्लियस। ओके, तो ये आ गया न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस है, मतलब ये वाली चीज इतनी, ये न्यूक्लियस। अब अगर न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा है ये समझना है तो एक सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करो, एक पिन ले लो या सुई ले लो, पिन रहती, पिन, छोटी सी पिन, और वो पिन लेके क्या करो, ये जो अपना हॉल है इसके सेंटर में चले जाओ। मान लो ये पिन है, इसके सेंटर में चले जाओ, सेंटर में जाके खड़े रहो और ये ऐसे पकड़ो पिन को, तो ये पिन की टिप देखो सिर्फ। तो अगर ये पूरा रूम एक एटम है तो जो पिन लेके सेंटर में खड़े हो आप, वो न्यूक्लियस है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मतलब मैक्सिमम जगह क्या होगी? खाली, और सिर्फ इतनी छोटी सी जगह में क्या होगा? न्यूक्लियस। मतलब ये पूरा एटम, और आप एक सुई ले ली आपने और जाके सेंटर में, रूम के सेंटर में सुई ऐसे पकड़ रहे हो, और वो सुई की सिर्फ टिप देखनी है, जो नोक रहती ना एकदम पतली सी, तो वो जो पतली सी नोक है वो न्यूक्लियस है, और ये बाकी सब क्या है? एटम। मतलब समझ में आ रहा कि एटम के अंदर बहुत छोटे से जगह में न्यूक्लियस होगा। ओके, और एटम की बाकी सारी जगह खाली रहती और न्यूक्लियस ही भरा रहता। तो सिर्फ न्यूक्लियस को मैंने जूम किया। ठीक है सर, कर दो, कोई टेंशन नहीं। पहले ये समझ लो कि जो न्यूक्लियस का साइज रहता
वो साइज रहता 10⁻⁻15 मीटर, मतलब इसको बोलते हैं फर्मी मीटर। वो स्केल में पढ़े थे हमने, क्या बोलेंगे इसको, फर्मी मीटर। न्यूक्लियस का साइज बहुत कम रहता। अच्छा, तो सर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता? तो न्यूक्लियस के अंदर सर बेटा पहले तो रहता प्रोटॉन्स। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होंगे? 12। तो ऐसे 12 प्रोटॉन इसमें भरे होंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के साथ साथ क्या रहता? न्यूट्रॉन। क्या रहता? न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सवाल यह आता, यहां तक क्लियर है कहानी? मैटर, मैटर से एटम, एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? ये जो प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन है एक दूसरे को ढकेलना चाहिए, और ढकेलेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। वैसे ही ये इसको ढकेलना चाहिए, मतलब सब प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो फिर एक जगह रह पाएंगे क्या? नहीं। तो एक जगह नहीं रह पाएंगे तो एटम स्टेबल हो पाएगा क्या? नहीं। जैसे हम कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब कार्बन का सुई जितना न्यूक्लियस, तो इतने छोटे से जगह में 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो एक जगह रह पाएंगे क्या? नहीं। मतलब न्यूक्लियस क्या हो गया? अनस्टेबल। न्यूक्लियस क्या हो गया? अनस्टेबल। लेकिन प्रैक्टिकली में न्यूक्लियस कैसा है? स्टेबल है, स्टेबल है। 6 प्रोटॉन एक जगह है। अब एक जगह है तो कोई ना कोई फोर्स ने उनको बांध रखा होगा, तो जो फोर्स उनको बांध रहा होगा वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक जगह उनको बांध के रख रहा है, मतलब फोर्स कैसा होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। तो फिर लोगों ने इसको ढूंढना शुरू किया कि भाई कौन से फोर्स ने इनको बांध के रखा है। तो कहानी ये निकल कर आई कि अगर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, कितना नजदीक? न्यूक्लियस के साइज जितना, तो वो रिपेल करने के जगह बहुत स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे उसको बोला जाएगा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग मतलब फोर्स बहुत ज्यादा है, और न्यूक्लियर क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, न्यूक्लियस के बाहर काम नहीं करता। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक कांच की प्लेट है, दूसरे कांच की प्लेट है, ये अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं। लेकिन क्या करो तुम, इन दोनों को चिपकाओ और थोड़ा सा दबा दो ऐसा। अब इनको सेपरेट करो, होंगे ही नहीं। 2 कांच के प्लेट एक दूसरे को चिपक जाएंगे। वैसे ही प्रोटॉन के साथ होता है। ये प्रोटॉन ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? रिपेल। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। लेकिन मैंने इसको पास लाया, जबरदस्ती करके लाना पड़ेगा इनको। पास लाया, ये आ गए पास। कितने पास? 10⁻⁻15 मीटर से कम। तो अभी अट्रैक्ट करेंगे क्या? सॉरी, ये रिपेल करेंगे क्या? नहीं। ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कौन से फोर्स से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझे? तो ये 2 प्रोटॉन, इन दोनों के बीच का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन मैंने इनको पास लाया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 प्रोटॉन के बीच कैसा होगा? रिपल्शन। कैसा होगा? रिपल्शन। मतलब ये प्रोटॉन इसको इधर ढकलेगा, इसको इधर ढकलेगा, लेकिन आपने इसको पास ला लिया। कितने पास? न्यूक्लियस के अंदर तक, 10⁻⁻15 मीटर से कम तक। तो ये रिपेल करने के जगह अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? शॉर्ट रेंज फोर्स है कि लॉन्ग रेंज फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। कब काम करता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर ये काम नहीं करता। लिखो फिर नंबर 3, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनो। एक प्रोटॉन मून पे है और एक प्रोटॉन अर्थ पे है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? अट्रैक्ट। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि प्रोटॉन के पास भी मास है। बात को अच्छे से समझो। एक मून पे है, एक अर्थ पे है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। किसके वजह से? मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। अब मैंने क्या किया, जो अर्थ वाला प्रोटॉन था उसको भी मून पे भेज दिया,
अब एक प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन कहाँ है? मून पे। अब अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? रिपेल। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा? एक अर्थ पे एक मून पे अट्रैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से। दोनों मून पे रिपेल, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब दोनों को हमने किसी तरह से काफी नजदीक लिया है, तो अब क्या करेंगे? अट्रैक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। और कौन सा होगा वो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, मतलब अब थ्योरेटिकली कहानी बहुत सिंपल हो गई। मतलब मान लो आपको सोना बनाना है, गोल्ड, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, ऑरियम गोल्ड 79। तो अगर आपको सोना बनाना है, गोल्ड बनाना है, तो आप क्या करो? 79 प्रोटॉन ले आओ, 79 प्रोटॉन, और किसी तरह से एक मशीन बनाओ जिससे आपने क्या किया? 79 प्रोटॉन को नजदीक लाया। तो 79 प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में बन गए। तो 79 प्रोटॉन का एक न्यूक्लियस बन गया, तो बन गया तुम्हारा गोल्ड। लेकिन प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मजाक नहीं है। समझ में आया? क्योंकि हम प्रोटॉन को इतने नजदीक लाई नहीं सकते। आप प्रोटॉन हटाओ, तुम दो मैग्नेट को चिपका के नहीं रख सकते। मैग्नेट के साथ कभी खेला है? दोनों सिमिलर पोल होते हैं, तो उसको ऐसे तुम ऐसे रखनी रहता क्या? वो नहीं, ऐसा करता हो। समझ में आ रहा है? तो दो पोल एक जगह नहीं रख सकते हम ज्यादा देर तक, क्योंकि रिपेल कर देगा। तो प्रोटॉन तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन को बहुत नजदीक ला लिया तुमने, तो क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्शन लगेगा। और क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ठीक है, चलो लिखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड, बाइंड मतलब बांध के रखना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। कुछ समझ आया? बोलो क्या करता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? बाइंड करके रखता। किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर। पहला सवाल ये आता है, सर जरूरत क्या है बांध के रखने की? तो आंसर ये आएगा क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा? उसको बांध के रख रहा। तो बांध के रखने का काम कौन करता? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 2 लिखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, it is responsible for stability of nucleus. It is responsible for stability of nucleus. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अदरवाइज क्या हो जाता? मैं 5 प्रोटॉन उठा के नजदीक रखता, तो जब तक मैंने पकड़ के रखा है तो रहते, जैसे मैंने हाथ हटाया भाग जाते। समझा? क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन यहां पे मैंने उसको इतने करीब ला लिया कि उसमें कौन सा फोर्स लगने लगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा कब लगेगा ये? जब सर दो चीजें बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। समझ में आया? लिखो फिर तीसरा पॉइंट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। It is strongest force of universe. Done. Next, it is independent of charge. मतलब ये चार्ज की वजह से है क्या? नहीं, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। It is independent of charge. It is independent of charge. ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट में सवाल आ चुका है। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज का मतलब, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है बोलो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक फोर्स किसके बीच में लगेगा? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के। एक फोर्स किस में लगेगा? प्रोटॉन और प्रोटॉन में। और एक किस में लगेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सवाल ये आता है कि किसका फोर्स ज्यादा होगा? तो बेटा ये सब फोर्स कैसे होंगे? सेम। ये सब फोर्स कैसे होंगे? सेम, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। Strong nuclear force between 2 neutron is equal to strong nuclear force between 2 proton is equal to strong nuclear force between proton and neutron. तो लिख लो ये, उसके नीचे ये लिख लो।
इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्या है बोलो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सभी फोर्स कैसे रहते हैं? सेम। Done. नेक्स्ट, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी रेंज बहुत शॉर्ट रहती। शॉर्ट रेंज फोर्स कितनी शॉर्ट? 10⁻⁻15 मीटर।